हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 3 तक हम कर चुके हैं। तो पार्ट 3 में हमने लास्ट टॉपिक किया था कि वहां हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखा था इलेक्ट्रोलिसिस का। अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव, कैसे इलेक्ट्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वांटिटी कितनी आती है। तो वो हम फेराडे के दो लॉ से देखेंगे। तो सबसे पहले फेराडे का फर्स्ट लॉ। उससे पहले देखो कि इलेक्ट्रोलिसिस, एक बार पीछे वाला कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता था, एक बीकर, उसमें दो रोड, लेफ्ट साइड पे एनोड, इस साइड कैथोड, इसको बैटरी से कनेक्ट करते थे। एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट होएगा, कैथोड नेगेटिव से। ठीक है, इसमें एक कैटायन होता था और एक एनायन होता था। एनायन एनोड पे जाएगा, कैटायन कैथोड पे जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हमने की थी। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी और हमें केमिकल रिएक्शन मिल रही थी। तो केमिकल रिएक्शन में हमें क्या, कितना प्रोडक्ट मिलता है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो फेराडे का जो फर्स्ट लॉ था उसने क्या बोला, ये इसकी डेफिनेशन है, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द गैस लिबरेटेड। ठीक है, सब मास सब्सटेंस हो तो उसका मास कितना डिपॉजिट होगा, अगर गैस है तो वो कितना लिबरेट हुई है एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कितनी हम इलेक्ट्रोलाइट पास करवाएंगे उतना ज्यादा हमें मास मिलेगा। नॉर्मल सी क्या बात है, जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रोलाइट पास करवाएंगे उतना ज्यादा हमें मास डिपॉजिट होता रहेगा। तो यहाँ से इसका ये मैथमेटिकल रिलेशन क्या हो गया कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा कैपिटल Z। M स्मॉल है, Z कैपिटल है, Q कैपिटल है। ठीक है, ये Z क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे हम करंट पास कर रहे हैं, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, कितना चार्ज कितने टाइम में पास हुआ। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट इनटू टाइम। तो यहाँ से हम चार्ज को क्या चेंज कर देंगे, करंट इनटू टाइम। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में करंट दे दिया, टाइम दे दिया और Z मान लो, Z भी निकालना तुम्हें, तो Z का फॉर्मूला होता है तुम्हारा E/F। ठीक है, यहाँ पे E क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रो, यहाँ पे होता है E तुम्हारा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और F यहाँ पे तुम्हारा है फेराडे। फेराडे हमने देखा था ना, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम 1 मोल किसी के भी ले लेते हैं तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 1 फेराडे के इक्वल। तो इसकी तो क्वांटिटी फिक्स होती है 96500 या 96485। यहाँ पे E इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम, मोलर मास को डिवाइड कर देंगे x से। यहाँ पे x क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ है। जैसे कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन जाता है ना, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पुट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम z भी निकाल सकते हैं, z निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। करंट हमें पता होगा, टाइम हमें पता होगा, हम मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो इसको, z को क्या लिख सकते हो, E/F। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं यहाँ पे चार्ज, अगर तुमसे कोई पूछे 1 फेराडे चार्ज के लिए कितना मास होगा, 1 चार्ज मतलब 1 फेराडे के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू फेराडे, और मैंने क्या कहा है, चार्ज कितना हो, 1 फेराडे। तो फेराडे से फेराडे कैंसिल, तो वहां उसका मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास के इक्वल। ये इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे क्या बताया मैंने कि अगर तुमसे पूछे 1 फेराडे चार्ज के लिए कितना मास होगा, कितना मास डिपॉजिट होगा, तो तुम कहोगे जितना उसका इक्विवेलेंट मास होगा उतना ही वो मास डिपॉजिट होएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुमने क्यू को 1 फेराडे पुट कर दिया, फेराडे से फेराडे कैंसिल, मास आ गया तुम्हारा इक्विवेलेंट मास के इक्वल। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट लॉ, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसका फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से Z हमने निकाला। ठीक है, Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, E/F, E निकालने का भी फॉर्मूला होता है। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट लॉ। अब हम इसी तरीके से क्या बात करेंगे, फेराडे के सेकंड लॉ की। इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ में सिंपल सी एक बात कही गई है। तो सेकंड लॉ में हमारा क्या कहना चाहता है, फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हमारे यहाँ पे मान लो ऐसे दो सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों में हमारी ऐसे इलेक्ट्रोड है, इधर भी हमारा इलेक्ट्रोड है, ये चारों जो हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, ये चारों आपस में कनेक्ट हैं सेम बैटरी से, ठीक है। इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मास, ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, दो ले लिए, मान लो इसका हमने मान लिया फर्स्ट वाला Z1 जो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये फर्स्ट मान लिया और ये सेकंड मान लिया। तो इसके लिए मास क्या हो जाएगा, M1 निकाल रहे हैं अभी हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट लो क्या कहता था, चार्ज क्या होएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, M2 के लिए चार्ज के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आता था M1 इक्वल टू ZQ और यहाँ आ जाता था M2 इज इक्वल टू ZQ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसमें M1 Z की वैल्यू वहां क्या थी, E/F, ठीक है, यहाँ पे Q और यहाँ भी क्या हो जाएगा M2 E/ZQ, ठीक है, सॉरी E/FQ, यहाँ फर्स्ट के लिए, यहाँ सेकंड के लिए। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, M1/M2 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, M1 के लिए क्या है E1 और नीचे इसके लिए क्या है E2, बाकी F से F कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज सेम है, Q सेम है, फेराडे सेम है, मतलब F कट जाएगा। तो ये वाला हमारा रिलेशन आ जाएगा कि M1 डिवाइड बाय M2, अगर तुम्हें दो मास दे रखे हैं, दो इक्विवेलेंट वेट दे रखे हैं, तो M1 E1 क्या होगा, M2 E2 क्या होगा, और ये हमारा रिलेशनशिप होएगा। तो ये हमारा होएगा सेकेंड लॉ, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा उसके इक्विवेलेंट वेट के, या उसके इक्वल होएगा। अगर दो मास हैं, क्योंकि अलग अलग हो गए ना डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो दो मास होंगे तो दो उसके इक्विवेलेंट वेट होंगे और मास इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की जो हमारी छोटी वगैरह टर्म होती हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सब क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट टर्म की हमारी बात करेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो जो चार्ज को फ्लो करने से रेजिस्ट करती है वो हमारी रेजिस्टेंस हो गई। रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। दूसरा हमारा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस हमारा यहाँ पे G से डिनोट हो रहा है तुम्हारी एनसीईआरटी में, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसकी ओम होती है, तो इसकी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स कहीं जगह लिख रहा होता है MHO, महो, इसका उल्टा, या फिर तुम्हारे बुक में मेन तुम्हें मिलेगा साइमन, ठीक है, साइमन S से। ये होगा रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। थर्ड तुम्हारा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है कि 1 ml सॉल्यूशन में कितना रेजिस्टेंस होएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में तुम्हें ये रिलेशन पता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ये रो जो है वो तुम्हारा रेजिस्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे L बाय A और ये साथ में क्या है, रो, किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, ये उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा R A बाय L के इक्वल, ठीक है। तुम्हें अगर रेजिस्टिविटी पूछी जाए तो तुम इसको ऐसे निकाल सकते हो। तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ओम सेंटीमीटर की यूनिट। रेजिस्टेंस की कितनी होती है, ओम, इसकी क्या होएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी क्या होएगी, सेंटीमीटर। तो एक कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा, सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ देखें तो हमारा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी,
इसको रो से करते हैं और इसको के से, ये होता है कप्पा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, 1 ml सॉल्यूशन में कितनी कंडक्टेंस होगी, वो उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो कंडक्टिविटी हमारा यहाँ पे कप्पा से डिनोट होता है, तो ये इसके रेजिस्टेंस के उल्टा होता है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस भी, कंडक्टिविटी भी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी भी एक दूसरे के इनवर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू रखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/r L/A, ठीक है। इसको मैंने इन्वर्स कर दिया इस वैल्यू को 1/r L/A। 1/r क्या होता है हमारा कंडक्टेंस G, और L/A यहाँ पे एक टर्म है हमारी L/A। किसी भी इलेक्ट्रोड में जो ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं, इनका एरिया फिक्स होता है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो इन दोनों के बीच की लेंथ होती है, वो भी फिक्स होती है। तो एक सेल के लिए L भी फिक्स होता है, A भी फिक्स होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसमें L और A फिक्स हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो L/A है ये सेल कांस्टेंट होता है, इसे G स्टार से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे एक रिलेशन आ गया कप्पा, मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G, कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा मोस्टली न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हारा यूज होगा। तुमसे कंडक्टिविटी पूछी जाए तो रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दो, रेजिस्टिविटी का तुम्हें फॉर्मूला पता है, पुट कर दो और वहां से आंसर निकाल दो। तो ये 4 टर्म बेसिक टर्म है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो 2 टर्म है, मोलर कंडक्टिविटी वाली, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये 2 टर्म अब हम देखेंगे इसके बाद। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे क्वेश्चन बेस आएंगे तुम्हारे। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को ये लैम्डा एम से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस दैट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो जो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस प्रेजेंट है उसकी कंडक्टेंस पे डिपेंड करती है, और उसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम इसको कैसे देखेंगे, मोलर कंडक्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होएगा, कंडक्टिविटी इनटू में वॉल्यूम। ये वही वॉल्यूम है जिसके अंदर हमारे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे इतने वॉल्यूम में, ठीक है। एक इससे एक और नया फॉर्मूला डिराइव होके आता है, देखो कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे मोलर है ना, मोलैरिटी से, कंसंट्रेशन से रिलेट करके अगर मुझे इसे लाना हो तो मुझे पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, 1 मोल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/m, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किस में है, लीटर में, हमें चाहिए होती है मिलीलीटर में, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीलीटर में कितने होते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको मिलीलीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैं इस v की वैल्यू को अगर पुट करूँ तो ये मेरा आएगा कंडक्टिविटी इनटू में 1000 अपॉन में m, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। और इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी की क्या यूनिट होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, अपॉन में मोल, मोलैरिटी, यहाँ पे मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोलैरिटी की यूनिट मोल, मतलब n की यूनिट मोल, और नीचे वॉल्यूम किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये ऊपर चला गया, ठीक है, -3, हाँ, तो ये हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ पे इसकी यूनिट हो गई, ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट करके ये आ गया हमारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आ गया हमारी मोलर कंडक्टिविटी। इसी तरीके से अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछे तो यहाँ ऐसे इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और यहाँ पे मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी, K × 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी। तो वहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए नॉर्मेलिटी आ जाएगी और मोलर कंडक्टिविटी के लिए मोलैरिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब की
वेरिएशन किसके साथ, डाइल्यूशन की, कि हम पानी डालेंगे मतलब कंसंट्रेशन से उसे डाइल्यूट करते जाएंगे तो इनकी वेरिएशन कैसे कैसे होगी डाइल्यूशन के साथ। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे वेरिएशन किसकी, कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब की डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरिएशन आती है। डाइल्यूशन मतलब पानी बढ़ाते जा रहे हैं हम, ठीक है, डाइल्यूट करते जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट को और कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, या तो डाइल्यूशन इंक्रीज कर लो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले केस हम देख रहे हैं कंडक्टेंस का कैसा रोल है, वेरिएशन कैसी है कंडक्टेंस की, ठीक है। तो जैसे तुम्हें पता है यहाँ पे हम दो बात करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब क्या होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात अगर करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। पहले से ही पानी में इलेक्ट्रोलाइट डाला हमने, वो पूरी तरीके से 100% टूट गया। अब हमने उसको और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, मतलब हमने और ज्यादा पानी डाल दिया, तो उसकी कंडक्टेंस कैसे होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखो पहले से ही ये 100% डिसोशिएट हो गया, लेकिन डिसोशिएट होने के बाद पानी में टूट गया। अगर हमने इसमें और ज्यादा पानी डाल दिया तो इसके जो ये मॉलिक्यूल थे ना, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। कम होने की वजह से अब ये इजी मूव कर सकते हैं दूर, थोड़ी सी और तेज जो इनका मूवमेंट हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आयन की जब मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है तो उनके अंदर कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें कंडक्टेंस के कंडक्टिविटी जो भी कंडक्टेंस है हमारी वो इंक्रीज हो जाएगी विद डाइल्यूशन, ठीक है, विद डाइल्यूशन। लेकिन इंक्रीज इतनी ज्यादा नहीं होगी, स्लाइटली इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही वो 100% डिसोशिएट हो चुका है। तो जो उनके मॉलिक्यूल है उनके बीच में बस थोड़ा थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और मूवमेंट और ज्यादा तेज हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं टूटते, ठीक है, उनका अल्फा जो होता है वो 4-5 इन्हीं के लगभग होता है, 4-5% ही टूटते हैं। अब हमने इसमें क्या कर दिया, इसको भी डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया इसका भी। तो अब क्या हुआ कि पहले जो इसका मॉलिक्यूल थे वो कम टूटे हुए थे, पानी डाला तो वो और ज्यादा टूट गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी कंडक्टेंस एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, इसमें जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, किसके साथ, विद डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूशन के साथ, ठीक है। कहने का मतलब है दोनों में ही डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज होएगी, स्ट्रॉन्ग में भी वीक में भी। लेकिन स्ट्रॉन्ग में अगर हम देखें तो वो पहले से ही डिसोशिएट हो चुका था, तो इसमें जो इंक्रीज होएगा वो स्लाइटली इंक्रीज होएगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में पहले कम टूटा हुआ था और टूट गया, और ज्यादा आयंस बन गए, और ज्यादा आयंस बन गए तो और ज्यादा मूवमेंट होएगी, और ज्यादा मूवमेंट होएगी तो डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस में देख लिया हमने, डाइल्यूशन के साथ दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। सेकेंड हम देखेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि जो कंडक्टेंस होती है वो सिर्फ 1 मोल में ले लेते हैं, मतलब मतलब इलेक्ट्रोलाइट का एक छोटा सा पार्ट उठाया 1 ml और इसके अंदर ही चेक करा कि कितनी कंडक्टेंस है, तो उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। एक छोटे से पार्ट में देखते हैं हम, ठीक है। तो कंडक्टेंस ड्यू टू आयन इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाती है, हमारी कंडक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, पानी और डाल दिया, तो क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। यहाँ पे हमने क्या करा, डाइल्यूशन कर दिया। तो पहले इसके मान लो इतने से पार्ट में हमें 5 मॉलिक्यूल मिल रहे थे, ठीक है, जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट है उसके 5 आयंस मिल रहे थे, हमें 5 आयंस मिल रहे थे। अब हमने क्या करा, पानी डाल दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, आयंस मूव करने लगे, कंडक्टेंस तो इंक्रीज होगी, लेकिन अब मुझे इसी जगह पे पहले 5 आयन मिल रहे थे, अब मुझे सिर्फ 2 ही आयन मिल रहे हैं, ठीक है। इतने से पोर्शन में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आयन दूर दूर हो गए, इधर उधर घूम रहे हैं, तो अब मुझे उतने ही ml सॉल्यूशन में आयन कम हो गए मेरे, तो मेरी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो विद डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज हुई है लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। डाइल्यूशन के साथ जो कंडक्टिविटी है, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। समझ आया क्या बोला मैंने, ठीक है।
कंडक्टिविटी क्या होता है कि जो भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन 1 ml का ले लेते हैं, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का हम एक पोर्शन लेते हैं, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आयन है वो हमारी कंडक्टिविटी होती है। पहले डाइल्यूशन करने से पहले मुझे 1 ml में 5 आयन मिल रहे थे, पानी डाल दिया, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, कंडक्टेंस बढ़ गई, लेकिन अब मुझे उतने ही पोर्शन में 5 की जगह 2 ही आयन मिल रहे हैं, तो मेरी कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अभी तक मैंने देखा कंडक्टेंस तो इंक्रीज हुई है और कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई है। अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, ठीक है। थर्ड हम किसकी बात करेंगे, तो थर्ड हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, कि जब हम इसके अंदर डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले लैम्डा एम का फॉर्मूला देखा था, कप्पा इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है और वॉल्यूम के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, और हमें क्या करवाना है, डाइल्यूशन। अभी हमने देखा कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो इसको क्या होना चाहिए, डिक्रीज। ये डिक्रीज तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज। लेकिन इसके साथ एक और क्या है, वॉल्यूम। तो डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतना तेजी से ये नहीं घटा जितनी तेजी से ये बढ़ा, समझ आया। इसने इसको कंपेंसेट कर दिया कि कंडक्टिविटी इतनी डिक्रीज नहीं हुई जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया। तो दोनों के डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो हम यहाँ पे मेन रिलेशन लैम्डा एम और वॉल्यूम का देखेंगे। तो वॉल्यूम बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई है हमारी यहाँ पे, इंक्रीज। तो डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हुई है, इंक्रीज। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वहां नॉर्मेलिटी होगी, वहां भी हम सेम यही देखते हैं, तो वहां भी क्या होती है, इंक्रीज। तो ये 4 फैक्टर हमने देखे कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज हुई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस देखा था। कंडक्टिविटी चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों में ही डिक्रीज होगी, क्योंकि 1 ml के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी हमने देखा, कप्पा भी कंडक्टिविटी से भी रिलेट करता है, वॉल्यूम से भी करता है, लेकिन कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करती है, तो इसे डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इतनी तेजी से ये नहीं डिक्रीज हुआ, उतने से डबल तेजी से वॉल्यूम इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने डाइल्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसका रिलेशन वॉल्यूम को ज्यादा अच्छे से माना, तो इसलिए हमने देखा कि जो हमारी डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, सिमिलरली हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये हमने यहाँ पे इसकी वेरिएशन देखी। अब हम जो मोलर कंडक्टिविटी है हमारा, इसमें हम 2 केस जो हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ, देखे थे हमने कैसे वेरिएशन थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरी हम देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ज्यादा अच्छे से इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो हमने ग्राफ प्लॉट किया लैम्डा एम और कंसंट्रेशन, वो भी कंसंट्रेशन का रूट, ताकि इजीली सॉल्व हो रहा था रूट सी के साथ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे ग्राफ आया, और जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसका ऐसे ग्राफ आया। अब इन 2 ग्राफ का मतलब क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहले हम स्ट्रॉन्ग को देख लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमें ग्राफ ऐसे मिला, तो हमारी कंसंट्रेशन इस साइड क्या हो रही है, घट रही है, मतलब इधर घट रही है ना, तो मतलब डाइल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो देखा जैसे जैसे हम पानी डाल रहे हैं ना, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अभी हमने देखा डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो इधर जा रहे हैं, डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है, डाइल्यूशन हो रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा कैसा ग्राफ आ रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ये एक जगह पॉइंट पे जाके मान लो यहाँ भिड़ गया, तो ये वाली पॉइंट कौन सी होती है हमारी, लैम्डा, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब यहाँ पे तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 हो गई, मतलब हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, बहुत सारा ही पानी मिला दिया कि इसके बाद अब हम और पानी नहीं मिला सकते। तो ये पॉइंट ऐसा है कि मेरा इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। इस टाइप पे जो मेरी कंडक्टिविटी आएगी, इसे हम कहते हैं, ऐसे लिखा होता है इसे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को हमने एक्स्ट्रापोलेशन करके हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो हमें ये ग्राफ मिला।
दूसरा अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था, वो भी इंक्रीज हो रहा था डाइल्यूशन के साथ, लेकिन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। तो वो भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, लेकिन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। तो डाइल्यूशन करते करते बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया। लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये था स्ट्रॉन्ग का, और ये है हमारा वीक का। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो हमने एक्सट्रापोलेशन कर ली, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब ग्राफ आया ना, तो ये ऐसे जाता रहा आगे। ठीक है, ये कहीं पे भी हम इसको ज्वाइन नहीं करवा सकते थे। तो इसका अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखनी है तो हम कैसे देखेंगे उसको, तो हम देखेंगे कोलरोच लॉ से, कोलरोच लॉ से। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कोलरोच लॉ क्या होता है। उससे पहले हम क्या देखते हैं, हाँ तो देखो ये वाला हमारा ग्राफ कैसा है, स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है हमारी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप से होती है। y एक्सिस पे क्या है हमारा लैम्डा m, ठीक है। x एक्सिस पे क्या है हमारा रूट सी, डन। ठीक है, c क्या होता है यहाँ इंटरसेप्ट, कितना इंटरसेप्ट है यहाँ तक हमारा, ये देखो ये इतना इंटरसेप्ट है ना, तो ये कितना है हमारा लैम्डा नॉट m। और यहाँ पे हमारा जो स्लोप है, m क्या होता है स्लोप, स्लोप कैसा आया डिक्रीजिंग। मैंने तुम्हें ग्राफ पे भी एक वीडियो बना रखी है, तो उसमें अगर हमारा ग्राफ यूं जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, और यूं जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप मेरी कैसी आ रही है डिक्रीजिंग। तो यहाँ इन्होंने माइनस बी, बी कोई भी एक कोफिशिएंट है, फैक्टर है, वो हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस b रूट सी। तो ये इसको बोलते हैं हमारी डिबाय-हक्कल-ओहम-सागर इक्वेशन। डिबाय-हक्कल, ये इक्वेशन किसने दी थी, डिबाय ने, तो इसलिए कहते हैं डिबाय-हक्कल-ओहम-सागर इक्वेशन कहते हैं इसे। ठीक है, तो इक्वेशन कहां से आई, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। समझ आया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला को हम एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखा ग्राफ, तो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हुआ सडन, तो इसका ग्राफ ऐसे गया और ये कहीं भी जाके मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ पैरेलल चल रहा है। तो इसको हमें निकालने के लिए, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें अगर हमें किसी की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बनाया गया कोलरोच लॉ। ठीक है, तो कोलरोच लॉ से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों का ही मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका बस एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा कोलरोच लॉ। ठीक है, कोलरोच लॉ, इसमें क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, कैसे, क्या मतलब है इसका, मान लो अगर हमें किसी की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी है, तो वो किसके इक्वल होएगी, ये भी लैम्डा होता है एक तरीके का, लेकिन ये छोटे छोटे कैटायन एनायन का होता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पहले की प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दूसरे की, दोनों को ऐड कर दो, वहां से तुम्हारी टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। जैसे मान लो तुम्हें निकालनी है NaCl की, तो तुम्हारी Na प्लस की अलग कंडक्टिविटी तुम्हें वैल्यू दी होगी, Cl की तुम्हें अलग से दी होगी, दोनों को तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारी वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की निकल जाएगी। सिमिलरली अगर तुम्हें कुछ ऐसे दिया हो MgSO4 या AlCl3, ठीक है, Al2 लगा लो, Al2SO4 थ्राइस, ऐसा होता है ना कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, ये जो 2 होते हैं, इनके जो कोफिशिएंट होता है वो आगे आ जाते हैं। तो 2 ऑफ लैम्डा नॉट m Al का, Al आयन का, प्लस में 3 इसके आगे आ जाएगा, और लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो इसमें कहने का क्या मतलब है, ये जो नीचे होते हैं इनके, वो आगे कोफिशिएंट के उसमें वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और साथ में बाकी इन दोनों को ऐड करके हम निकाल सकते हैं। सिंपल हुआ तो सिंपल ऐड कर देंगे, और ऐसे हुआ कि नीचे कुछ मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट है, तो वो उनके आगे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कोलरोच लॉ से किसी की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि तुम्हें इजीली क्लियर हो जाए, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो कोलरोच लॉ के बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल ऑन कोलरोच लॉ। इस पे जो न्यूमेरिकल है हमारा, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है तुम्हारा। तुम्हें बोला हुआ है, तुम्हें लैम्डा नॉट एम की वैल्यू दे रखी है, NaCl की, HCl की और NaAC की, ये और ये रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो, मोलर कंडक्टिविटी हो, इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तुम्हें किसके लिए कैलकुलेट करनी है? HAC की। तुम्हें जिसकी भी कैलकुलेट करनी है, जैसे H तुम्हें इसमें दिख रहा है और AC तुम्हें इसमें दिख रहा है ना, इन दोनों को तो ऐड कर दो और जो बाकी बचा है उन्हें माइनस कर दो। बस इतनी छोटी सी ट्रिक तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, तुमसे आंसर में जिसके भी बारे में पूछा जाए, वो जिसमें भी कंपाउंड में दिख रहे हैं उन्हें ऐड कर दो और जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें माइनस कर दो। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? HAC की। ठीक है, तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, HCl वाली और NaAC वाली, इन दोनों को तो ऐड कर दो और इसमें NaCl वाली माइनस कर दो। तो देखो क्या होएगा, जब तुम इसको प्रॉपर खोलोगे कि लैम्डा नोट H प्लस वाली है, इसमें Cl नेगेटिव है, इसमें Na पॉजिटिव है, इसमें AC वाला है, प्लस माइनस में लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव है और Na ये Cl नेगेटिव है। ठीक है, माइनस खोल दिया तो देखो ये Cl से Cl कैंसिल हो जाएगी, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारा? H और AC बचेगा ना। तो इसलिए छोटी सी ट्रिक है, जो तुम्हें निकालना हो उन दोनों को ऐड कर दो, बाकी जो बचा उसे माइनस कर दो। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो किसकी हमें करनी है? HCl और NaCl की, जो पीछे वाली दो है, ये वाली और ये वाली, इन्हें ऐड कर दो। 425.9 माइनस में प्लस में 91 और माइनस कर दो जो बची है 126.4। ठीक है, यूनिट याद रखना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आंसर निकाल दो, ऐड कर, इन दोनों का ऐड कर दो और इसमें से माइनस कर दो, तो 390 समथिंग या 390.5 ऐसे समथिंग तुम्हारा आंसर आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट लगाना जरूर याद रखना कि हम क्या निकाल रहे हैं, HAC। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी, बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं इसके न्यूमेरिकल, जो भी तुम्हें निकालना हो उन्हें ऐड कर दो, बाकी जो बचा है, जितने भी चीज बचे उसे माइनस कर दो। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और, कई बार हमारे कंपटीशन में उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है और हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, ये दोनों होते हैं एक्स फैक्टर के इक्वल। ठीक है, ये एक्स फैक्टर क्या होता है कि कितना नेगेटिव चार्ज है किसी कैटायन पे और एनायन पे, और कितना पॉजिटिव चार्ज है किसी कैटायन के ऊपर। तो अगर मुझे किसी की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ ली तो मैं उसको कैसे करूंगी, लैम्डा m बाय x। ठीक है, एग्जांपल के लिए मुझसे किसी ने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ ली मैग्नीशियम 2+ की, तो मुझे इसको कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है और उसको किससे डिवाइड कर देना, जितना उसके ऊपर चार्ज है 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की तुम्हें वैल्यू दी हुई होगी, बस जो उसके ऊपर कैटायन होएगा उसको डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, तो ऐसे तुमसे जनरली तुम्हारे मोलर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन आते हैं। बाय द वे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे आ जाए तो तुम्हें इनका रिलेशन याद रखना है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी भी एक्स फैक्टर के इक्वल होता है। अभी एक्स फैक्टर क्या होता है कि कितना चार्ज है कैटायन पे और एनायन पे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये तुम्हारा एक एग्जांपल है, इसे नोट डाउन कर लो ताकि याद रहे। तो ये हो गया तुम्हारा कोलरोच लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल देखा था और ये छोटा सा रिलेशन। तो आज में हमने जो भी फैराडे के 2 लॉ पढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद हमने वेरिएशन देखी, डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। तो तुम्हें हमें 4 चीज देखी है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी
मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन चारों में से ये इंक्रीज हुई है, ये इंक्रीज हुई है, ये इंक्रीज हुई है, एक सिर्फ यही डिक्रीज हुई है। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, बाकी तीनों चीजें ही इंक्रीज हो रही है। ग्राफ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट किस किस के बीच में है, उन दोनों के बाद उसकी इक्वेशन जो डिबाई-हकल वाली है, ठीक है। उसके बाद हमने कोलरोच लॉ देखा, उसका न्यूमेरिकल देख लिया जिससे तुम्हें याद रहेगा। तो ये था हमारा पार्ट 4 और थैंक यू। बाकी का पार्ट हम पार्ट 5 में से कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप कर देंगे। तो थैंक यू।